को एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ जो कि कोलकाता से आया है जी। भेजने वाली का नाम साक्षी है। तो ओरिजिनल नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हम्म। उन्होंने मुझे एक ऐसा किस्सा बताया था, एक ऐसा रियल इंसिडेंट बताया जिसमें किसी की कोई गलती नहीं है लेकिन सब शिकार हो गए। हम्म। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, हम कोलकाता की बाड़ी में रहते हैं और जी। बाड़ी जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है, तो एक ऐसी जगह होती है जैसे चौल किस्म का होता है ना, हम्म। या फिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर लोकेलिटी में रह रहे होते हैं। तो साक्षी ने बताया कि अक्षय भाई हुआ क्या, उनके नोन में एक लड़की थी, उसका भी नाम नहीं बता पाऊंगा मैं। वो जो लड़की थी उसकी उम्र 18-19 साल थी और उसकी जो मम्मी थी वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा फेवर में रहती थी। वो लड़की क्या थी, काफ़ी छोटी उम्र में उसने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में समझना शुरू कर दिया था। स्कूल से ही उसके थोड़े से चाल चलन ठीक नहीं थे। जी। उसने क्या करा, अपना रिलेशन एक ऑटो ड्राइवर से बनाया। ऑटो ड्राइवर सुनने में ऐसा लगता है कि यार इतना नीचे कैसे चलेगी, बट एक्चुअली में वो पूरी लोकेलिटी ऐसी ही थी। हालांकि हर कोई इंसान ही होता है, बट उसने क्या करा, एक ऑटो ड्राइवर से बातचीत करी और शायद उसके साथ रिलेशन में आ गई। और वो जो ऑटो ड्राइवर था उसकी बीवी भी थी, उसके बच्चे भी थे। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा था। तो हुआ क्या, ऑटो ड्राइवर की फैमिली को पता चल गया कि यार फलाने की लड़की है और धीरे धीरे वो जो है हमारे घर का पैसा ले रही है। ऑटो ड्राइवर क्या करता था, वो उसी लड़की पे, जो छोटी लड़की थी, उस पर पैसा स्पेंड करता था और अपने घर में उसने पैसे देने बंद कर दिए थे। तो इनकी जो फैमिली थी, ऑटो ड्राइवर की जो वाइफ थी, उसने पता करा इस लड़की के बारे में और वो इनकी बाड़ी में चली गई कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की जो है मेरे हस्बैंड के साथ है, तो आप जो है अपनी लड़की पर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। तो स्टार्टिंग में उस लड़की की मम्मी ने क्या बोला कि अच्छा ऐसा है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, मेरी बेटी है। हालांकि उनका एक लड़का भी था लेकिन लड़के से बहुत कम अटैचमेंट थी। जो लड़की के पापा थे वो बाहर काम करने जाते थे, उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मम्मी सब कुछ हैंडल कर लेती थी पीछे से। तो ऑटो ड्राइवर की वाइफ पहुंची और उन्होंने 2-3 बार इस चीज़ को हाईलाइट करा। और जो मम्मी थी, वो जो लड़की की मम्मी थी, वो अपनी लड़की को कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उन्हें भी दिखता था कि यार हम चौल में रहते हैं, बाड़ी में रहते हैं, और वो जो ऑटो ड्राइवर है आए दिन कुछ ना कुछ पैसे देता रहता है, गिफ्ट देता रहता है। मम्मी को मनाने के लिए कभी ज्वेलरीज भेज देता है, चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, रियल गोल्ड ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश हो जाती थी कि चलो मेरे लिए भी कर रहा है। वो अपनी लड़की की चीज़ों को छुपाती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जो ऑटो ड्राइवर था 1-2 दिन से घर नहीं आया था। तो जो वाइफ थी ऑटो ड्राइवर की, उनको शक हुआ कि यार पक्का ये उसी लड़की के साथ होगा। कभी कभी ऐसा होता था, रात को आता था, पूरे पूरे दिन नहीं आता था। आता था तो पी के पहुंच जाता था घर पे, और घर में बहुत ज़्यादा हंगामा होता था कि आप कहाँ थे, आप खर्चा नहीं दे रहे हो घर में, बच्चे की पढ़ाई है, बच्ची की पढ़ाई है। तो इनने क्या करा, ये जो ऑटो ड्राइवर की वाइफ थी, ये तीसरी चौथी बार उस लड़की के घर पे पहुंची। और घर पे पहुंचने के बाद उसकी मम्मी को बोला कि देखो, आप अगर नहीं समझ सकते, नहीं सुधर सकते, तो आप बता दो, हम फिर पुलिस केस डाल देंगे कि आप अपनी बेटी के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि लड़की नाबालिग भी हो तो हस्बैंड ही फंसेगा, और कुछ भी होगा फंसना हस्बैंड ही है। हस्बैंड ही ठीक है फंसेगा। कि हस्बैंड बड़ा है, मैच्योर है, ऑटो चलाता है, उसे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बहन जी आप कैसी बात कर रहे हो, लड़की तो घर पे है ही नहीं, लड़की तो 2-3 दिन से नानी के घर गई हुई है। वहाँ पर ये थोड़ा शांत हो गए कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऑटो ड्राइवर शायद कहीं ना कहीं काम में फंसा होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हुआ क्या, जब ये लोग जा रहे थे, जब ऑटो ड्राइवर की वाइफ मम्मी वगैरह जा रहे थे, इन्होंने सामने से उसे आते देख लिया। ऑटो ड्राइवर को, लड़की को? लड़की को देख लिया कि ये तो अपने घर पे आ रही है, और इसकी मम्मी बोली थी नानी के जा रखी है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ना जो दूसरी बाड़ी के लोग थे, मतलब जो कोलकाता की बाड़ी के और भी लोग थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था, ये बात है मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की, 2020 की बात है, जब कोविड भी था। तो दूसरे जो बाड़ी के लोग थे वो ये देखते थे यार कि इस लड़की के बारे में बोला जा रहा है, तो आप देखना गुच्छे में बातें होती है कि उसकी लड़की खराब है तो उस बाड़ी की सारी लड़कियां खराब होगी। तो जो दूसरे पेरेंट्स है वो बहुत गुस्सा रहते थे, सबको ये बात पता ही थी कि इस लड़की के चाल चलन सही नहीं है। तो जब उसने, ऑटो ड्राइवर की वाइफ ने देखा यार ये लड़की तो सामने से आ रही है और इसकी मम्मी बोल रही है नानी के गई हुई है, तो बाड़ी में हंगामा मच गया। उसकी वाइफ ने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी कि तूने मुझसे झूठ बोला, तेरी लड़की तो ये रही, ये तो बदचलन है, मेरे पति को ऐसे फंसा रखा है। और उसका पति तब था नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हो गया कि जो दूसरे घर से लोग थे वो निकल के आ गए और लड़की को पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, लड़की को कि तू, तेरे समझ नहीं आता, इसका खुद का बच्चा है बेचारी का, तू इसका घर परिवार तुड़वाने की कोशिश कर रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। तो अब लड़की की जो मम्मी थी वो बहुत सेंटिमेंटल थी इस चीज़ को लेकर कि मेरी लड़की को मारा जा रहा है। उसने क्या करा, थोड़ा सा धमकी देने के लिए उसने क्या करा, अपने हल्के से कपड़े में आग लगाया और वो बाहर निकली और बोली मैं खुद को जला लूंगी, मैं खुद को जला लूंगी। वहाँ पर क्या था, हवा की लपटें आ रही थी बढ़िया, और वो जो आग थी वो नाइटी पहन रखी थी। आपको नाइटी का कपड़ा पता ही है कितना ज़्यादा रबड़िक होता है, वो जी जी। आग पकड़ गया और वहाँ पर उसके धीरे धीरे जो है वो पूरे कपड़े में आग लग गई।
अब ये चीज़ रोकने वाला कोई वहाँ पे था नहीं। कपड़ों में आग लग गई, नाइटी पूरी जल गई। क्या हुआ, वो तीसरी मंजिल पे रहते थे। वो औरत खुद को संभालने की कोशिश करती कि आग लगी है, दूसरी जनता ये देख रही है कि यार ऊपर कौन जल रहा है। तो वो फर्स्ट फ्लोर तक भागी भागी आई जिस पे आग लगी हुई थी, और फर्स्ट फ्लोर पे आके क्या हुआ, उसने जब देखा कि मैं जल रही हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर से कूद गई। अरे लेकिन हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो क्या हुआ, जब वो कूदी नीचे गिरी तो सब दूर हो गए। फिर सबने सोचा यार इसकी आग बुझानी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा जो था आग ने बॉडी को पकड़ लिया था। उसकी बहुत ज़्यादा बॉडी जो थी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया था। लेकिन हुआ क्या, जब ये आग को पकड़ने वाला सीन हुआ, लोगों ने कोशिश करी, मिट्टी डाली, किसी ने कुछ कपड़ा फेंकने की कोशिश करी, तो वो जो लड़की थी ना, वो अपनी मम्मी के पास जाती है और वो सिर्फ इतना पूछती है, मम्मी आपने ऐसा क्यों करा। मम्मी ने एक ही रीज़न दिया कि बेटा मुझे तुझे बचाना था, अगर आज मैं खुद को आग नहीं लगाती तो ये लोग तेरे को पीट पीट के मार देते, क्योंकि तेरे जाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो घर पे आके मेरे को चिड़न में बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा समझाते थे कि आप अपनी लड़की को सुधार लो, वरना अगर हमारे ऐसे ही चलता ना हम आपकी लड़की को पीट देंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो इसने क्या करा, खुद को आग को समर्पित कर दिया भाई। इसको फटाफट से एम्बुलेंस आई और इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर इसे किसी एक स्टेट में रख दिया जहाँ पर सबको पता चल गया था कि ये बहुत खतरे में आ चुकी है, हो सकता है कि 1-2 दिन की मेहमान हो। तो जो बताने वाली है, उस दौरान वो लोग अपने घर से वैष्णो देवी गए हुए थे, तो जो बताने वाले के पापा हैं वो घर पे थे। उन्होंने वैष्णो देवी जब ये लोग आ रहे थे वापस, तो फ़ोन करके बताया कि उसकी मम्मी ने ऐसे ऐसे जो है खुद को आग लगा ली और वो ख़त्म हो गई है। तो ट्रेन में ये लोग आ रहे थे वैष्णो देवी से, हंगामा मच गया कि भाई ऐसा क्यों करा। थे तो पड़ोसी, जानने वाले थे, उन्होंने गलत करा अपने साथ। फिर थोड़ी देर में उनके पापा फ़ोन करते कि नहीं नहीं मरी नहीं है, अभी कुछ सांसें चल रही हैं, ठीक है सब कुछ। अब इस दौरान क्या हुआ कि मम्मी जी जो थी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, सरकारी हॉस्पिटल में थी। तो वो जो लड़की थी जिसका अफेयर चल रहा था, वो लड़की जाती है और अपनी मम्मी के पास बैठती है। तो वहाँ पर जो लोग थे वो बार बार ये देख रहे थे यार इस लड़की की हिम्मत कितनी है, मतलब ये अपनी मम्मी के साथ अकेली बैठी है, इसका हस्बैंड जो है बाहर बिलिंग कटवा रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, और ये लड़की अपने मम्मी के साथ अकेली बैठी है जबकि इसकी मम्मी जली हुई है। तो वो लड़की अपनी मम्मी से बात कर रही होती कि मम्मी आपने ऐसा क्यों करा, अब आपके जाने के बाद मेरा कौन ध्यान रखेगा, लोग मेरे को जीने नहीं देंगे। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, उसकी आखिरी वर्डिंग्स होती है कि तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद भी मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ओ भाई, अब आप समझ रहे हो ना, समझ रहा हूँ। ये चीज़ दूसरों ने भी सुनी थी। और बोलते हैं ना कि अकाल मृत्यु के टाइम पे एक लाइन भी कोई एक बहुत बड़ा शराब बन जाता है। और वो जो शराब था भाई, वो उस बाड़ी के ऊपर, जो कोलकाता की बाड़ी थी, उसके ऊपर इतना कहर बन के बरसने वाला था, किसी ने सोचा नहीं था। अब हुआ क्या, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी कि उसकी मम्मी वहाँ पर थी हॉस्पिटल में और बच्ची रो रही है पागलों की तरह, हस्बैंड आ रहा है, हस्बैंड देख रहा है कि क्या हालत हो रखी है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स ने अनाउंस कर दिया कि इनकी मम्मी नहीं रही है। ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, बाड़ी में थोड़ा सा तहलका मच गया और वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि भाई अब घरों को बंदवाना शुरू करना पड़ेगा, कवच लगाने शुरू करने पड़ेंगे। लेकिन 1-2 हफ्ते तक जब कुछ नहीं हुआ, सबको लगा यार ठीक है वो औरत थी, चल बस ही क्या चली गई। हाँ चली गई। कुछ लोगों का इस चीज़ पर बिलीव होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। कुछ लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जहन में बसा लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, गई गई अब कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ ना, उस जगह पर कुछ लोगों ने अपने घर बदल दिए थे। जैसे कुछ लोग डरते थे कि यार इस हमारे बगल वाले घर में ऐसे ऐसे डेथ हुई है तो हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। तो बताने वाली जो थी वो भी मूव कर गई साक्षी। थी, हाँ साक्षी थी, वो भी मूव कर गई। और उनके कुछ नॉन में लड़कियां थी, वो भी धीरे धीरे मूव कर रहे थे दूसरी तरफ, कि हम इस तरफ नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ रहेंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ था उन्होंने खुद के खरीद लिए दूसरी जगह जाके कि हम उस लोकेलिटी में नहीं रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब इसके बाद जो साक्षी थी, सबसे पहले उनकी साक्षी ने बताया कि उन जो जिनके साथ ये डेथ वाला सीन हुआ, उन्हीं के किसी भाई की बेटी आती थी उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनका अफेयर चल रहा था उसको पढ़ाने के लिए और उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले वही पोजेस हो गई, जो बुआ की लड़की आती थी वहाँ पढ़ाने के लिए। अब इसमें क्या होता था ना, पोजेशन का सीन देखना किस तरीके से पता चलता था कौन पोजेस हुआ है। चलते चलते उन्हें ऐसा लगता था उनके पैर के आगे कुछ आ गया और वो गिर जाते थे। कुछ फिर उठने पे दिखता था यार कुछ भी नहीं था, मैं गिरा कैसे। ठीक है, तो जो बुआ की लड़की थी वो पढ़ाने आती थी, उसके साथ सबसे पहले पोजेशन का सीन हुआ कि वो अपने घर जाती, बैठ जाती और कुछ नहीं खाना खा रही। कभी अचानक से हंसने लग जाती है, कभी बोलती है कि मेरे को अजीब सी भूख लगी है, तो बार बार अजीब अजीब सी डिमांड आती कि मुझे बकरा खाना है, मुझे मीट खाना है। और जबकि ऐसा नहीं था कि वो लोग नॉनवेज खाते थे, बट अलग अलग से डिमांड आने लग जाती। तो क्या हुआ, 1-2 दिन तो ऐसे निकला, लोगों ने सोचा कि थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि इनके तो रिलेटिव में ही डेथ हुई है ना, किसी की बुआ ही, मतलब किसी की लड़की लगी, ये भी रिलेटिव में आना जाना होता है, घर में तो डिस्टर्बेंस देखते हैं, नेगेटिव फील होता होगा। तो क्या हुआ,
जब वो घर में आती जाती तो एक दिन ऐसा हुआ जब वो बच्चों को पढ़ाने गई तो अचानक से बैठी हुई थी और बैठे बैठे उसने क्या करा, जो लड़की थी लड़का था जो पढ़ रहे थे जिसका अफेयर चल रहा था, उसकी किताब उठाई और एकदम से फेंक के मारी मंदिर की तरफ और बुरी तरीके से हंसने लगी। और जो लड़की थी, जो उसी की लड़की थी, अगर पोजेस हुआ तो लड़की पोजेस हुई तो वो अचानक से बोली कि मैं तेरी माँ हूँ और मैंने कहा था ना मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो वो उसी लड़की के अंदर उसकी मम्मी आ गई थी, अपनी रिलेटिव के अंदर सोचो, और अपनी बेटी के अंदर कभी नहीं आई वो, ना अपने बेटे के अंदर आई ना अपने हस्बैंड के अंदर आई। वो अचानक से उसके अंदर आके बोलती कि मैं आ गई और मैंने तेरे को आखिरी में कहा था ना कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, अब अगर तेरे को कोई कुछ बोले ना तो तू मुझे बताइए, मैं उससे बदला लूंगी। अब भाई ये चीज़ सुनने के बाद सबने सोचा कि क्या करा जा सकता है, कैसे इस चीज़ को बाहर निकाले। हंगामा मच गया कि यार उसकी माँ तो आ गई वापस और वो सबसे बदला लेगी जिन लोगों ने पीटा था खासकर उनसे। और सारे घर वाले डरने लगे उस चौल में, उस बाड़ी में कि यार ये तो दिक्कत की बात हो गई। अब दिक्कत ये थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इन चीज़ों में थे नहीं, तो किसी पंडित को नहीं जानते थे, किसी तांत्रिक को नहीं जानते थे। तो इन्होंने क्या करा, बहुत आगे जाके बात करी किसी से कि यार उस लड़की को फ्री करवाना है, तो उसको मनसा देवी के पास लेके गए। और मनसा देवी ले जाती वो लड़की जो है, पंडित जी ने उसे देखा और देखने के बाद उसे कुछ ताबीज़ वगैरह दिए, कुछ कलावा दिया, तो वहाँ से वो लड़की फ्री हो गई। लेकिन हुआ क्या, अब साक्षी ने बताया उसकी एक फ्रेंड थी संजना, और पूरा सिनेरियो मैं आपको बताया था। उनकी जो बाड़ी थी, उनका जो फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसका वॉशरूम कंबाइन था कि सबसे नीचे है। तो संजना जो थी अचानक से एक दिन वो वॉशरूम जा रही थी, उसको वो धक्का लगा। वो अचानक से गिरी, उसने उठ के देखा कैसे गिरी, मैं कुछ लगा किसी का कुछ पत्थर पड़ा था, उसने देखा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ से आपको संकेत मिल गया कि अब उसकी बारी थी। अब हुआ क्या, साक्षी ने बताया कि संजना के बाल बहुत लंबे लंबे थे, तो उसकी जो दादी थी ना संजना की, वो कुछ ना कुछ लोहे का उसके बाल पे बांध के रखती थी, क्योंकि लोहे से इन चीज़ का बचाव होता है। और संजना के नीचे, तकिए के नीचे बहुत सारी लोहे की चीज़ें, कैंची, कुछ जो चक्कू होते हैं छोटे वाले, वो रखे जाते थे बचाव के लिए। लेकिन संजना ने क्या हुआ, संजना उठी और उसने अपने बाल खोले और एक अजीब सी तलब हुई कि बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कोविड का टाइम था, बहुत दब के रहते थे सारे। रात के 2:30 बजे वो उठी, उसे लगा मैं वॉशरूम यूज़ करने जाऊंगी। तो जब वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि क्योंकि मोहल्ले में इतना सब कुछ हो रहा है, तो फैमिलीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे संजना की मम्मी थी, संजना की मम्मी क्या करती थी, जो गमछा होता था ना उसे अपने हाथ पे और संजना के हाथ पे बांध के रखती थी कि अगर रात को कुछ ऐसा होगा कि इसके ऊपर कुछ आ गया तो ये जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा। संजना उठी और उसने देखा कि सब सो रहे हैं, उसने देखा गमछा बंधा हुआ है, रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं मम्मी को क्या परेशान करूँ। बहुत अच्छी बच्ची थी वो। उसने गमछा खोला और वो सोची कि मेरे को शायद सेकंड फ्लोर पे रहती थी, बोली नीचे तक मैं जाऊंगी फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे मैं वॉशरूम यूज़ करूँगी, आराम से आ जाऊँगी। अब उस बच्ची को क्या पता था, वो नीचे गई वॉशरूम के पास, उसे लगा कि वॉशरूम को कोई यूज़ कर रहा है। अच्छा। तो उसको थोड़ी सी ये पावर मिल गई कि यार चलो कोई पहले से ही है तो कोई निकलेगा अपना तो वो देख लेगा मैं भी यहाँ पे हूँ। लेकिन हुआ क्या, वॉशरूम का गेट खुला और उसमें से काला साया निकला। काला साया 5 से 6 फीट उसकी हाइट थी और संजना ने उसे देखा और संजना वहीं पे बेहोश हो गई। अब जब उसकी मम्मी उठी तो उसने देखा संजना यहाँ पे गिरी हुई है। संजना को उठाया, फिर उसके पापा को बुलाया, 2-3 लोगों को और बुलाया, संजना को वापस लेटाया अपने बेड पे। अब संजना के अंदर फिर अजीब अजीब से चेंजेस उन्होंने नोटिस किए कि संजना की भी उसी लड़की वाली हालत हो रही है, ये भी बार बार खाना छोड़ देती है और सिर्फ अगर किसी चीज़ की डिमांड करिए तो नॉन वेज की, कि मुझे नॉन वेज खाना है, मीट खाना है, ये खाना है, वो खाना है। सबसे सेफ इसमें अगर कोई था तो वो लड़की थी जिसकी मम्मी के साथ ये वाला सीन हुआ था। अब क्या हुआ, कैसे पता चला कि इसकी मम्मी आ रखी है, जब किसी पंडित जी को बुलाया गया, किसी पीर बाबा की वो पूजा करते थे, किसी बाबा को बुलाया गया, तो वो बाबा जब उसके संजना के ऊपर उतारा कर रहे थे, बैठे हुए थे, देख रहे थे, तो बाबा जी ने देखा सामने वो जो लड़की है जिसकी मम्मी गुजरी थी वो ऊपर से देख के हंसने लग रही है कि वो समझ गया अच्छा अब अगला नंबर इसका है। और ऐसा लगता था सबको कि वो जो लड़की है ना वो बताती थी कि मम्मी अब इसके ऊपर करो, अब इसके ऊपर करो, अब इसके ऊपर करो। अब हुआ क्या, बाबा जी जो उतार रहे थे उस लड़की के ऊपर, संजना के ऊपर, तो संजना के मुंह से आवाज़ आई कि मैं वापस आ गई हूँ। तो वहाँ पर फिर दहल गए सारे कि यार अब तो हर बाड़ी की लड़की शिकार बन रही है। तो उन्होंने बोला कि आप चाहते क्या हो। तो वो जो औरत थी जो जल के मरी थी उसने बोला कि मुझे अपनी बेटी और अपने हस्बैंड से मिलना है। तो भाई वो बुलाया गया उस लड़की को नीचे कि भाई नीचे आ जाओ, आपकी मम्मी आ रखी हैं। और नीचे जाने के बाद उसकी मम्मी बहुत देर तक रोई, उसको गले लगा के कि मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं करेगा, सबको देख के बोल रही है मैं सबको बर्बाद कर दूंगी अगर मेरी बेटी को किसी ने कुछ बोला।
और फिर उसके पापा आए, जिस लड़की के साथ ये मम्मी के साथ सीन हुआ था उसके पापा को भी गले लगा के रोई कि बेटी का ध्यान रखना प्लीज़, बच्ची का ध्यान रखना, मैं तो अब इस दुनिया में रहूँगी नहीं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से ना वो सबका पागल काट रही थी, क्योंकि ऐसा दिखावा कर रही थी कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आप लोग बस ध्यान रखना। क्योंकि एक्चुअली में वो ये नहीं चाह रही थी कि बाबा उतारा कर दे, और बाबा को कहीं ना कहीं ये लगा कि अपनी मर्जी से जाना चाह रही है तो ठीक है। तो क्या हुआ, पति को रोई, बच्ची को रोई। लेकिन एक जो सबसे क्रूल चीज थी जो साक्षी ने मुझे बताई कि अक्षय भाई उनका ना एक लड़का था और उसने अपने लड़के के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा, बात ही नहीं की उस बारे में, कुछ नहीं, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, सब कुछ होने के बाद वो उसकी संजना की बॉडी को छोड़ के चली गई। तो उन बाबा ने क्या करा, उसे भी एक ताबीज़ दे दिया कि लो बेटा इसे पहन के रखना और अपने बालों को आप खोलना मत, 2-2.5 महीने 3 महीने तक आपको अपने बाल नहीं खोलने। वो संजना के ऊपर भी बहुत भारी पड़ा, लंबे बाल थे, लड़कियों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। संजना के ऊपर से वो चीज़ उतर गई। अब बारी आई साक्षी की। साक्षी ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने कुछ नोट्स वगैरह लेके अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं गिर गई। ये साक्षी बता रही है। साक्षी जो बताने वाली है उसके ऊपर। तो साक्षी ने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसा मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं अचानक से गिर गई। अब साक्षी को इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली में बोलते हैं ना गरम गरम चोट लगती है तो उसका पता नहीं चलता। तो साक्षी उठी, अपने घर पे आ गई, और बस एक चीज़ थी कि जितने भी अभी तक इंसिडेंट हो रहे थे ना कोई वहाँ पर सीनियर था जो इस चीज़ को पकड़ लेता था कि इसके साथ कोई ना कोई पोजेशन का सीन हो रहा है, चुटकियों में पकड़ लेता था। तो हुआ क्या, जब साक्षी अपने घर पहुंची उसने रोना शुरू कर दिया। वो जाती रोने लगी। किसी को कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है क्यों रो रही है, क्या पता किसी ने कुछ छेड़ दिया हो, कुछ बोल दिया हो। तो साक्षी से उसकी मम्मी बार बार पूछ रही, बेटा तेरे को कुछ हुआ है, तेरे को किसी ने कुछ बोला है, कुछ भी ना बोले। फिर अचानक से शांत हो गई। फिर बड़ी हंसी में बोले, क्या हुआ मम्मी, मैं तो अभी नोट्स लेके आई हूँ। तो बोले कि तू रो रही थी। बोली मैं क्यों रोऊंगी। फिर शांत हो गया सब कुछ। तो उन्हें लगा शायद बाड़ी में इतना बड़ा सीन हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, इसकी दोस्ती तो थी, वो भी लड़की तो थी, वो भी स्कूल की जो अफेयर चला रही थी कि कुछ ना कुछ मेंटल चल रहा होगा। लेकिन दिमाग में एक शक का कीड़ा तो था कि लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। हाँ, कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। तो इन्होंने क्या करा, साक्षी पर नज़र जमानी शुरू कर दी। अब साक्षी के साथ क्या होता था, इसके साथ अलग ही सीन होता था। इसके साथ क्या होता था, जब ये खाना खाने बैठती है रोने लग जाती और घर वाले परेशान हो जाते हैं क्यों रो रही है। तो इनके नोन में कोई एक दादी अम्मा थी। वो दादी अम्मा क्या करती थी, उनको कोई झाड़ फूक की नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो अपने हाथ में हल्दी रख के कुछ मंत्र पढ़ के कान दबा देती थी। और अगर कान दबाने पर उसे ऐसा लगता था ना कि कील घोपी जा रही है, दैट मीन्स वो पोजेस है। हुआ क्या, संजना का भी उन्हीं ने बताया था, संजना की कील लगाई थी तो संजना एकदम से पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था अपने टाइम में। तो पता चल गया था पोजेस है। इसके साथ कुछ अलग हुआ। साक्षी के पास वो दादी अम्मा ही, उन्होंने ऐसे हल्दी लगाई, इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो होता क्या था, साक्षी के ऊपर वो चीज़ आती थी और बहुत स्मार्टली निकल जाती थी। अब भाई किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो सारी औरतें इकट्ठा हो गई कोलकाता की, वो जो बाड़ी की थी, यार क्या करना है, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अनसेफ हो गई हैं और इनको नॉलेज नहीं थी कि किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं। तो इन्होंने सोचा कि यार जो पहले वाली जो लड़की थी बुआ की, जो पहले पोजेस हुई थी, पढ़ाने आती थी, उसी की तरह मनसा देवी मंदिर लेके चलते हैं, जो स्टार्टिंग में हुई थी सबसे जो फर्स्ट टाइम हुई थी। तो इन्होंने मनसा देवी के पंडित जी से बात करी कि ऐसे ऐसे जो है बच्ची के साथ ये दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप सैटरडे के दिन आना, मैं सैटरडे को देख लूँगा। और थर्सडे था, तो थर्सडे की रात निकली। और उस टाइम पे क्या होता था, जो साक्षी थी वो बुरी तरीके से रोने लग जाती थी। उनका पोजेशन वाला केस सामने नहीं आता था, पर क्या रीज़न है रोने का क्या नहीं है। उनकी भी दादी थी साक्षी की, वो पूछती बेटा तुझे क्या हो गया। दादी मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, किस चीज़ की टेंशन है मुझे नहीं पता, बस मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। भाई कोई रीज़न नहीं मिल रहा। उनके घर में हमेशा हनुमान चालीसा चलती रहती थी, 24 घंटे हनुमान चालीसा रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ इतना इम्पैक्ट डाल नहीं पा रही थी हनुमान चालीसा की वजह से। और साक्षी ने बताया कि अक्षय भाई मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं सोती थी मुझे ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है या मेरे आगे पीछे से कोई चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारी औरतें साक्षी को देखने आ रखी थी, तो साक्षी की नज़र पड़ी, उनके पास वो पुराने वाला टीवी रखा हुआ था जो काम नहीं कर रहा था। उनकी नज़र पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे गेट जो है उसके पास कोई साया खड़ा है। तो वो अचानक से चिल्लाई कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर कोई है, और दूसरी बार देखने पर वहाँ से वो साया हट गया। तो साक्षी को बहुत जल्दी इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया कि ये तो दिक्कत में आने वाली है,
तो पंडित जी को फोन करा गया कि इसको चीजें दिखने लग गई है। तो पंडित जी ने फ्राइडे वाला दिन आ गया था, पंडित जी ने बोला देखो आप एक काम करो, वेट मत करो, फ्राइडे को ही लेके आ जाओ। इन लड़कियों के साथ जो सिम्टम्स होते थे मैं बताता हूँ कॉमन, इनके पीरियड्स रुक जाते थे। ठीक है। इनको ऐसा लगता था इनके साथ कोई कुछ रात को बहुत फिजिकल गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपने परिवार वालों को बताती नहीं थी, ये सोच के कि कोई लेडीज के साथ क्या दिक्कत करेगी अगर पोजेशन है तो, ठीक है। आगे जाके एक ऐसा राज खुलने वाला है ना जो ऑडियंस को बहुत बुरी तरीके से हिलाने वाला है। हुआ क्या, वो जो पंडित जी थे वो बोले कि हम सैटरडे का वेट नहीं कर सकते, आप फ्राइडे को इसे लेके आ जाओ। पंडित जी जब वहाँ पे बैठे थे तो वो पहले ही मनसा देवी जी के मंदिर में किसी का उतारा कर रहे थे। तो साक्षी ने बताया कि अक्षय भाई मैं अपने सेंसेस में थी, जब मैं मंदिर के गेट पर पहुंची ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ भी हो जाए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और जो पंडित थे वो बैठ के अंदर इसे देख के हंस रहे थे कि आ गई, आजा अब तो आना ही पड़ेगा। और पंडित जी ने माता जी की तरफ एकदम से हाथ जोड़े और उस लड़की को किसी ने अंदर अपने आप माता जी की शक्ति ने खींच लिया। अच्छा। और साक्षी ने बताया कि अक्षय भाई ऐसा हुआ कि जब मैं अंदर आ गई ना तो उसने पीछे मुड़ के देखा, वो जो काला साया था उसे मंदिर के गेट के बाहर खड़ा दिख रहा था। और साक्षी ने बताया जब मेरी मनसा देवी माता से आंख मिली, मतलब मैंने उनकी तरफ देखा तो बताते हुए अजीब सा लग रहा है मेरे को, उन्होंने बताया मनसा देवी माता जी की इतनी शक्ति थी जैसे साक्षात वो मनसा देवी माता उन्हें दिख रही थी। और साक्षी ने अपने हाथ जोड़ लिए कि मैं आपके पास कब से आना चाह रही थी माता जी, आपने मुझे बुलाया नहीं। और साक्षी ने बताया मेरे सामने जो दृश्य था देखने पर ऐसा लग रहा था कि मनसा माता जी जो है वो देखकर मुस्कुरा रही है कि तेरी अब सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो परेशान मत हो। और साक्षी की मम्मी मनसा माता जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, उनके घर में पाठ भी होते थे, हनुमान जी के भी बहुत पाठ होते थे। वहाँ से क्या हुआ कि जो एंटिटी थी वो बाहर खड़ी थी, मनसा देवी माता जी के मंदिर में साक्षी गई और वहाँ से पंडित जी ने एक ऐसी बात खोल दी ना कि ये मम्मी जो है ये तो है ही, साथ में कोई और भी है, किसी ने या तो कुछ कर रखा है या फिर वो जो कोलकाता की बाड़ी है वहां का कोई रहस्य है जो उस मरी हुई मम्मी जी की मदद कर रहा है। और लोग उसके बारे में नहीं जानते, कोई नहीं जानता उस बारे में। और ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने क्या करा, पूछने की बहुत कोशिश करी। तो जो पंडित होते हैं, जो महापंडित होते हैं, वो कभी भी नाम डिक्लेयर नहीं करते, जल्दी से नाम डिक्लेयर नहीं करते। जब उन्हें लगता है बहुत एक्सट्रीम हो गया और इसको नाम बताना चाहिए क्योंकि ये लोग उनके कनेक्शन में, तो ही वो नाम बताते हैं। तो जब पता था वो औरत तो जल के मर चुकी है, उसका तो सबको ही पता है, लेकिन ये दूसरी एंटिटी पंडित जी ने नहीं बताया क्या है। शायद उन्हें भी इस चीज़ पर ध्यान था कि वो अपनी पूरी शक्ति साक्षी को ठीक करने में लगाने वाले हैं। उन्होंने साक्षी का उतारा करा, झाड़ फूक लगाया और उसे कुछ ताबीज़ दिए और बोला बेटा ये एक शराप है, तेरे को पूरी जिंदगी ये ताबीज़ तू नहीं उतार सकती। क्योंकि जिस भी लड़की के अंदर जा रहा था ना, वो जो मम्मी जी जा रही थी उसकी जली हुई, वो अपना घर बना रही थी, वो खोखला कर देती थी। इसके बाद क्या, वो साक्षी वापस आ गई और एक लास्ट जो लड़की बच गई थी उस बाड़ी की, उसके साथ हुआ सबसे भयंकर सीन। क्या हुआ भाई? वो जो लड़की थी उसकी मम्मी ना इन चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। और इन सब दोस्तों में वो लड़की सबसे छोटी थी। तो क्या हुआ, ये आपस में बातचीत चल रही थी, पूरी बाड़ी में यही चल रही थी कि कोई लड़की आएगी तो उसे पहले से हमें सेफ रखना पड़ेगा। और साक्षी की मम्मी जो थी वो बिल्कुल एक्यूरेट एक एक चीज़ पकड़ लेती थी कि इसके साथ ही हो रहा है तो दिक्कत है। दादी जी भी देखती थी कोई दिक्कत है इसके साथ अगर ये हो रहा है तो। एट द एंड क्या हुआ, एक लड़की थी उसका शायद नाम महक था, तो आखिरी में महक बच गई थी इन चारों दोस्तों में। हुआ क्या, अब महक का ये था कि वो कॉलेज से कुछ किताबें लेके आ रही थी, कोविड में कुछ रिलैक्सेशन मिला था, तो कोविड से जब वो किताबें लेके आ रही थी अपनी वापस, तब उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और वो अकेली थी उस टाइम पे, वापस आ रही थी, सारे दोस्त इधर उधर हो गए थे। तो वापस आते आते उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनके बाल खींचे और बाल तोड़ लिए। जब वो पीछे मुड़ के दिखा तो कोई भी नहीं था, और जब आगे देखा तो ऐसा लगा कोई उनके मुंह पे लगा, और वो जैसी लगा एकदम से वो सीधी की सीधी पीछे गिर गई। वो उठी और उनकी आंखों के आगे से सब कुछ ब्लर हो गया। वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ मारते चली, थोड़ी देर में विजिबिलिटी आई, वो चुपचाप अपने घर आ गई। उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं धूप में जब आ रही थी कॉलेज से कुछ नोट्स लेके, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का मारा, मैं गिर गई, मुझे चोट लगी, कपड़े गंदे हो रखे हैं, उसने कुछ ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, मिट्टी लगी थी। उसकी मम्मी ने एक सेकंड में उस चीज़ को हंस के टाल दिया। उनको बिल्कुल बिलीव नहीं था पैरानॉर्मल के ऊपर, सुपर नेचुरल के ऊपर कुछ भी बिलीव नहीं था। और जो दूसरी सोसाइटी के, मतलब जो बाड़ी के लोग थे, वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही है बच्ची के साथ, अगर वो रोती रोती आई है घर में तो।
उसने अपने घर में बताया कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई दिक्कत हो रही है। उसकी मम्मी बोलती चल डॉक्टर के पास तेरे को लेके चलती हूँ। सबसे कॉमन इनके साथ होता था, इनकी तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये चीज़ 1 महीने तक चलती रही कि उस लड़की के साथ रात को गलत होता था, उसके पीरियड्स डिसबैलेंस हो गए, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती थी और उसकी मम्मी सोचती थी यार इसके साथ सब कुछ नॉर्मल है तो डॉक्टर का कुछ है। और जो दूसरी औरतें थी वो बोलती थी कि बहन एक बार तू पता करवा ले, झाड़ा लगवा ले, उतरवा ले। उसकी मम्मी बोलती थी तुम्हें होगा इन चीज़ों पे यकीन, मुझे नहीं है, और मेरे को ना तो अपनी बच्ची के ऊपर कोई छेड़छाड़ करवानी। इस बात को 1 महीना हो गया तो हुआ क्या, उस लड़की का वजन गिरना शुरू हो गया। अचानक से उसका वजन जो है 10 किलो गिरा। घर वालों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सोचा तबीयत खराब है, मेंटली से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ दिलवा दी, डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं, टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, और पैसे बाड़ी के लोगों के पास ज़्यादा होते भी नहीं है। उन्होंने क्या करा, सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते, चेकअप करवाते, कुछ भी उसमें मिलता नहीं है ऐसे सिम्टम जिसमें वो पकड़ी जाए। हुआ क्या, बहुत प्रेशराइज करा गया, बहुत प्रेशराइज करा गया। बार बार बाड़ी की जो औरतें थी आके उसको बोलती, महक की मम्मी को, कि कुछ गलत है, तू चेक करवा ले, तेरा अंधविश्वास तेरी लड़की को ले जाएगा। कि तू जो बिल्कुल ये मान के चल रही है, अंधविश्वास तो क्या कि तू ये मान के चल रही है कि इस तेरी बच्ची के साथ कुछ हो नहीं सकता। साक्षी की मम्मी ने बोला मेरी लड़की भी इस चीज़ से गुजरी है। संजना की मम्मी बोल रही मेरी भी गुजरी है। वो जो पहले वाली जो है पढ़ाने जाती थी उसके भी बोल रहे रिलेटिव वाले कि हमारी तो खुद की थी, हमारे नहीं छोड़ा, तेरे को तो कैसे छोड़ देगी वो। भाई उसकी मम्मी बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही, बोलती कि ठीक है मैं काला धागा बांध दूंगी। अब पता क्या करती, मंदिर में रखी उसके वो भभूत लगा देती, तो वो लड़की थोड़ी देर ठीक हो जाती, जब भभूत हट जाती तो फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। लड़की डेली सुबह उठती और अपनी मम्मी को बोलती मम्मी ऐसा लग रहा है ऐसा रात को मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। चल पागल है तू भी बेवकूफ़ हो रही है, जो बाड़ी के लोग बोलते हैं वही तू भी सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की का वजन 10 किलो गिरा, फिर 20 किलो पे आ गई, एकदम से 60 किलो से 40 किलो पे आ गई। उसकी फैमिली, जो दूसरे लोग थे यार, जो आप एक चीज़ देखना, चौल वाले होते हैं, बाड़ी वाले लोग होते हैं ना, एक दूसरे की कदर करते हैं जी। कि मेरी बच्ची जैसी है, हमारे बच्चों के साथ खेली है। उसकी मम्मी को बहुत प्रेशराइज करा गया, बोला हाथ जोड़ के बोल रहे हम नहीं चाहते दूसरी मौत हो बाड़ी में, एक काम करो बाबा के पास, पंडित जी के पास लेके चलो। तो पंडित जी के पास जब गए तो पंडित जी पूरे प्रिपेयर बैठे थे। उन्होंने, साक्षी की मम्मी ने फ़ोन करके बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे एक लड़की और है जिसके साथ ये दिक्कत हो रही है, तो पंडित जी आप तैयार रहना, ताबीज़ वाबीज़ जो भी है अपने रखना, कलावा वगैरह जो भी है। तो जब ये मनसा माता जी के मंदिर में गए, इन्होंने वहाँ पे दिखाया, तब उन्होंने इनकी मम्मी के सामने बोला कि आपको इतने टाइम से होश नहीं है, आपकी बच्ची के साथ सब कुछ हो रहे हैं। उसकी मम्मी तब भी बैठ के हंस रही है और वो उतारे कर रहे हैं। इतने सारे लोग वहाँ पे उतारे के लिए आ रखे, लेकिन जो लड़की की मम्मी है, महक की मम्मी, वो अब भी इस चीज़ को मजाक में ले रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सामने कह रहे हैं पंडित, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कोई है। मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने एकदम से उसको देखा, जो महक था, जो महक थी, और पंडित जी ने एक ही बात बोली कि बेटा अपनी मम्मी को तूने बताया तेरे साथ क्या क्या दिक्कत होती है? वो बोली हाँ मैंने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे जो है बहुत नॉनवेज खाने का मन करते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जो बेटा तेरे साथ रात को होता है और जो तेरे साथ खाने की दिक्कत होती है, तू रोती रहती है या तेरे को ऐसे चीज़ें दिखती हैं। बोली मैंने मम्मी को ये तो बताया था मेरे साथ फिजिकल कोई होता है, बट मम्मी ने इस चीज़ को माना नहीं। उन्होंने क्या करा, बस एक बार बैठे और बोले कि जो शक्ति इसके अंदर है वो आ जाओ। भाई शायद वो अनुमति गेट से आने की दे दी कि भाई मनसा माता जी ने अपना दिखाया कि पहले तो यकीन दिलाया जाए कि जो महक की मम्मी है कि ये चीज़ है। जैसे वो अंदर आई, महक वहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, पागलपन सवार हो गया, बाल नोचने शुरू कर दिए। अब होता क्या था, इसकी मम्मी इतना ज़्यादा अंधविश्वासी थी ना कि मतलब नहीं बिलीव करना, कुछ नहीं होता ऐसा। महक के साथ ऐसा हुआ था एक दिन जब वो सो रही थी, उसके बेड के नीचे 3 लौंग मिली थी। मतलब सब क्या जानते थे कि इसकी लड़की, इसकी मम्मी मानती तो है नहीं, इनके ऊपर काला जादू भी कर दो। और महक अकेली रहती थी घर में। जब उसके मम्मी पापा काम पे चले जाते थे तो साक्षी ने बताया कि अक्षय भाई वो ना अपने कमरे को बंद करके अंधेरे में रहती थी। महक के ऊपर दिमाग में इस तरीके से वो एंटिटी चढ़ चुकी थी। तो जब मनसा माते के मंदिर में गए तो पंडित जी ने बोला जो भी शक्ति आ जा। जब वो चिल्लाने लगी कि इन्होंने मेरी बेटी को बहुत तंग करा है, मैं इन सबको मार दूंगी, 3 को तो बचा लिया, ये तो पक्का जाएगी, इसका तो काम खत्म कर दूंगी, इसको तो मैं लेके जाऊंगी। तब उन्होंने देखा पंडित जी ने, आज ही कुछ बोलना चाहोगे? तो महक की मम्मी उस टाइम भी ये देख रही कि मेरी बेटी एक्टिंग तो नहीं कर सकती, इसकी परवरिश ऐसी तो नहीं है। उस टाइम पे महक के पापा चिल्लाते हैं वहाँ पे कि तेरे को अब भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है तेरी बेटी के साथ? तो दोनों पैर में पड़े पंडित जी के, मनसा माता जी से माफ़ी मांगी कि गलती हो गई, हमने नहीं उस चीज़ को माना, हमारी बच्ची को बचा लो। तब जब पंडित जी उतारा करवा रहे थे तो प्रॉब्लम क्या आई कि भाई इसकी मम्मी तो चली गई, दूसरी एंटिटी कौन है? कि एक्चुअली में
ये फिजिकल होने वाला सीन क्या है, महापंडित जी जो थे वहां बैठे थे वो भी ये सोच रहे थे कि फिजिकल कौन हो रहा है, औरत तो फिजिकल हो नहीं सकती, इनके साथ कोई फिजिकल हो रहा है। तो जब उतारा हो रहा था तब एकदम से जब मनसा माता जी ने कोई शक्ति दी, कोई पंडित जी को विद्या दी, कोई कोई दृष्टि दी, तब उन्होंने वहां से देखा इनके घर के पास एक कुआं बना हुआ था जो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा था। उस कुएं में कोई पहले से एंटिटी थी, वो अपने कोलकाता में उसे जोकर बोलते हैं। जोकर कोई एक एंटिटी थी जो मेरे हिसाब से या तो पंडुबा होगा या बाक होगा, कोई एंटिटी थी जो साक्षी ने बताया कि हमारे वहाँ पे उसे जोकर बोलते हैं। वो जोकर नाम की एंटिटी पहले से उस कुएं में रहती थी, और जब इसकी मम्मी मरी तो इनके आपस में इंटरेक्शन हुआ और इनका एक एग्रीमेंट हुआ दोनों एंटिटीज का कि मैं तेरे को बाहर निकालूंगी इस कुएं से और तू इन सारी औरतों को, मतलब लड़कियों को मारेगा। वहां से पता चला कि भाई ये तो एक एंटिटी नहीं, दो एंटिटी थे जो शुरू में साथ में मिलकर काम कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मनसा माता जी के हाथ पैर जोड़ के बहुत सारे पूजा पाठ करके वहां पर जो है उस एंटिटी को अलग करा गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, 4 लड़कियां तो बचा ली, उन एंटिटीज को पूरी तरीके से खत्म नहीं करा गया। तो साक्षी ने आखिरी में बताया कि अक्षय भाई ये कहानी 2020 से 2024 चल रहे हैं, हमारी बाड़ी में कोई नई लड़की आती है ना, हम देख के समझ जाते हैं उसके साथ क्या सीन होने वाला है। तो क्या हुआ चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में एक लड़की थी, उन्होंने बोला कि उनकी एज मेरे ख्याल से अभी 19 है, उनका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि जब वो 16-17 साल की थी ना, आज से 4-5 साल पहले, वो बैंगलोर गई थी काम करने के लिए। चंडीगढ़ में उनकी फैमिली है, उनके भाई बहन है, तो वो बहुत एक ऐसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे जहाँ पर पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो उस लड़की को मेकअप आर्टिस्ट बनना था और किसी ने बैंगलोर से उन्हें बुलाया, रिलेटिव ने, कि तुम हमारे यहाँ पे आ जाओ। उनका सैलून था वहाँ पे। जिस सैलून में वो गई वहाँ पर बैंगलोर में, वहाँ पर उनको एक और लड़की मिली जो एज में बड़ी होती है ना, ब्यूटिशियन, जो उनको सिखा रही होती है। तो वो ब्यूटिशियन क्या करती है, उनकी फैमिली मेंबर जिन्होंने बुलाया था रिलेटिव के लिए, इतना भड़का देती, इतनी भड़का देती, इतना भड़का देती कि तू जितना कमाती है उतना तुझे नहीं देते, तेरी फैमिली को तुझे सपोर्ट करना है, तू मेरे साथ शिफ्ट हो जा, तू क्यों इनके साथ रह रही है, मेरे बाहर भी दूसरे प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ से तू कमा लेगी। अब मुझे लगा ये ना सब कुछ कन्विंस करने के लिए कर रही थी, लेकिन बिलीव मी उस फीमेल के सही में बाहर प्रोजेक्ट चल रहे थे। मतलब मैं जब सोचता हूँ ना कि मुझे नहीं पता था कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं इन्हें सही में एक मेकअप के 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं। उस लड़की ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता भाई। हाँ, उस लड़की ने मुझे बताया कि अक्षय सर ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो मेकअप के 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये उठाते हैं एक पार्टी से। उसने 17 से 18 साल की लड़की ने ना कम से कम 3 से 4 महीने में 4 लाख रुपए जोड़ लिए थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। ठीक है कि हम जिस उम्र में वो थी 16-17 में, पैसे कमाने के चक्कर में इतना उसने दौड़ भाग की अपने परिवार के लिए। लेकिन अब जब आगे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, यहाँ तक तो मैं था यार कितना बढ़िया करा, कितना बढ़िया करा। फिर उसने बताया कि बैंगलोर में जिस लड़की के साथ में मूव हो गई थी ना, उसने ना एक बार मेरे लिए कुछ मिठाई मंगवाई। मिठाई कैसे, जैसे उसने 2 डब्बे मंगवाए, तो हम दोस्त भी होते हैं ना, जैसे एक तरफ कोका कोला रखी, एक तरफ पेप्सी रखी है, तो मैं बोलूंगा भाई तू कोक पीता है, मैं पेप्सी पीता हूँ, तू मेरी नहीं छेड़ेगा, मैं तेरी नहीं छेड़ूंगा। उस लड़की ने 2 तरीके की मिठाई मंगवाई और अंदर गई यूं कह के कि मैं भोग लगाने जा रही हूँ। बाहर लेके आई उस मिठाई को और बोला कि सुन, तू ये वाली खाएगी, इसमें ज़्यादा मीठा है, मैं नहीं खाऊंगी, तू मेरी वाली को मत छुइयो। तो लड़की ने बोल दिया ठीक है भाई, मेरी पसंद की मिठाई आ रखी है, मैं वो खाऊंगा। कुछ लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ चरचरा खाना पसंद करते हैं। तो वो जो लड़की थी उसने अपनी मिठाई खाई और उस दिन के बाद उसके साथ क्या होता था, उस दिन के बाद जो दूसरी लड़की बोलती थी ना वही ये करती थी। इन द सेंस इसे कैसे पता चला, इसे उस टाइम तो पता ही नहीं चला। एक तरह का वशीकरण बोल सकते हैं इसे। लेकिन जो आगे आगे आप सुनोगे ना, आप हैरान होते चले जाओगे कि इतना वशीकरण। इस लड़की ने बताया कि ऐसा हो गया धीरे धीरे। वो जो लड़की थी ना, जो दूसरी ब्यूटिशियन थी जिसने इसे मिठाई दी थी, वो बोलती थी इसे कि एक काम कर, मेरे लिए ना रात के 12 बज रहे हैं, एक काम कर मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। ये लड़की उसे मना नहीं कर पा रही, इसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये क्या कर रही है, यूट्यूब खोल के कुछ रेसिपी देख रही है, ऐसे देख रही है, वैसे देख रही है, और उसके लिए खाना बना के लेके गई, उसमें कुछ ढंग से नहीं बना, रखे 5 थप्पड़ मुँह पे। जब उस लड़की ने थप्पड़ मार दिए तो ये लड़की खड़ी होकर देख रही है कि मेरे थप्पड़ मार दिए। उस लड़की ने 1 सेकंड में बोल दिया, अरे यार सॉरी, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिए। तो जो लड़की जब बना के लेके आई हो, कोई नहीं दीदी, कोई नहीं, आप मेरे ही तो,
लेकिन भाई वही लड़की वो आपको स्टोरी बता रही है फिर? बिल्कुल। तो यानी उनका क्योर मिल गया होगा तभी बता रही है। अभी आगे चलते हैं ना भाई। जी भाई। सस्पेंस को यहीं कैसे खत्म कर दें। तो क्या हुआ, थप्पड़ मारे तो वो लड़की बता रही है कि 1 सेकंड में, कोई नहीं दीदी आपने भी मारा है, आप तो मेरे ही हो। और उसे ये सब पता है कि क्या हो रहा है? बताता हूँ, ये धीरे धीरे सुनो ना। बताओ यार। हाँ, अब क्या हुआ, बात आगे बढ़ती है। तो वो जो ब्यूटिशियन थी ना, वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उनके बीच में इंटीमेसी होता है। तो जब वो इंटीमेट हो रहे थे, ये लड़की उनके गेट के बाहर खड़ी रहती है द्वारपाल की तरह। वो अचानक से बोलती है ना कि सुन पानी लाइयो। ये फटाफट से किचन में जाके उनके लिए गेट खोल के, दीदी पानी, आपने पानी मंगवाया था, पानी दे दिया, फिर खड़ी हो गई। तो एक दिन इस लड़की ने देखा कि एक दिन ना उस ब्यूटिशियन की और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो रही थी कि हम आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं, ये वो। तो वो जो ब्यूटिशियन थी वो पता क्या बोलती है, ये मेरे से ब्रेकअप करेगा। उसने अपने पर्सनल जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना, वहाँ के बाल काट के इसके सामने गैस पर उसे जलाया, उसकी राख बनाई, अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया और उसे कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया। यहाँ से उसे थोड़ा बहुत अनुमान लगने लगा कि मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन बोलते हैं ना कि ये चीज़ें वो भूलती जाती थी, घंटों के हिसाब से भूलती जाती थी। उसका बॉयफ्रेंड फिर दोबारा उसका आदेश मानना शुरू कि हाँ बेबी क्या चाहिए। बोलती है काम करो, आज एक ना मेरे लिए मैं कालू टिक्की लिया हो, ये लिया वो लिया, दुनिया भर का सामान मंगा लिया, खा लिया आराम से, और बॉयफ्रेंड पूरा कब्जे में। अब ये लड़की वहीं पर रह रही है, पैसे भी कमा रही है, सब कुछ सही चल रहा है, सैलून भी जाते हैं। लेकिन इस लड़की को वो जो ब्यूटिशियन अकेला नहीं छोड़ती कभी, कि कभी दुकान पे से छोड़ दिया, कुछ करने छोड़ दिया। और जब भी छोड़ती थी ना, जैसे मान लो नीचे से काम कर, सामान लेके आ जा, तो ये उस दुकान पे जा रही है तो दुकान वाला बोला बेटा आपको पहले नहीं देखा, आप कहाँ रहते हो। तो पता क्या जवाब देती थी, वो तो दीदी बताएंगी, आपको मैं नहीं बता सकती। अरे सब्जी वाले के पास गई, सब्जी वाला बेटा कितने क्या लेना है, नींबू मंगाए, कितने के 40 रुपए, ठीक है मैं दीदी से पूछ के बताती हूँ। फोन मिला दिया, मतलब खुद के डिसीजन है ही नहीं, पूरी कमांड दीदी के हाथ पूरा में। दीदी का, दीदी जो भी बोलेंगी वही होगा। इसके बाद क्या हुआ, वो बॉयफ्रेंड वाला सीन इसने अपनी आंखों से देख लिया था। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का आ रखा था उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो बॉयफ्रेंड जैसे बॉयफ्रेंड के साथ कोई लड़का आता है, उसके दिमाग में आता है मेरी भी इससे बात हो जाए। तो वो लड़की उसे पसंद आ गई जो बैंगलोर आ रखी थी दीदी के साथ। तो वो उसको देख रहा था। तो क्या हुआ, ये बोलती है ब्यूटिशियन एक काम कर, अंदर से जो खाना है ना वो सारा लेके आ जा, हमारे गेस्ट आ रखे हैं। तो ये लेके आ रही थी, इसका पैर कहीं अड़ा होगा, छोटा सा एक कुरकुरे का जो पीस होता है वो उस लड़के के ऊपर जाके गिर गया। जो दूसरा लड़का आया? हाँ दूसरा लड़का था। ये ब्यूटिशियन उठती है, इसकी गुद्दी पकड़ के 8 चांटे मारती है उसके सामने, सबके सामने, और गुस्से में एकदम से बोलती है कि सॉरी मैंने तुझे मारा। कोई नहीं दीदी आप मेरे ही तो हो। उस लड़के को लगा होगा भाई क्या चल, लड़के को लगा एकदम से ये क्या हुआ। लड़का उसे साइड में लेके आया, बोला आप ऐसे सहन कैसे कर रहे हो, ये आपको मार रही हैं। बोली मेरी तो दीदी है, मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, क्या हुआ, मेरी बड़ी दीदी है, मुझे मारती है तो क्या हुआ। अब इन बिटवीन क्या हुआ, दिवाली आई। तो दिवाली में घर वालों का फोन आया कि तू घर आ जा, बैंगलोर में रह रही है, चंडीगढ़ पंजाब तो तू भूल ही गई जहाँ से तू आई है। वो घर वालों को बोली मैं नहीं आऊंगी, मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी, मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी। अब बोले अच्छा बेटा घर में कुछ पैसे तो भेज दे। अभी दीदी ने मुझे नहीं बोला पैसे देने के लिए, मैं जब बोलेंगी तब दूंगी। तो दीदी ने घर वालों की भी नहीं सुन रही है, घर वालों से डिस्कनेक्टेड, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। तो घर वालों को कभी शक नहीं हुआ इस नहीं, पहले घर वालों के पास पैसे आ रहे थे जब तक उस ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी, जब से इसके पास शिफ्ट हुई थी तब से होता है। वही लगता है कभी कभार घर वालों को सीजन चल रहा है नहीं चल रहा है, कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे, अपना गुजारा तो चल ही रहे। तो क्या हुआ, अब ये लड़की बता रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अपनी वो जो ब्यूटिशियन है उसके लिए गोल्ड की रिंग बनवा रही हूँ, उसके लिए गले की चेन बनवा रही हूँ गोल्ड की, और वो जो जितने पैसे मुझसे मांगती है वो दे दिए। उसका जो भाई है ब्यूटिशियन का, वो नशे कर रहा है, वो भी मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं तो भी दे रही हूँ। उसकी मम्मी के लिए मैं कभी कोई गिफ्ट लेके चली गई, महंगी से महंगी साड़ियाँ, तब 12-12 हज़ार की, 15-15 हज़ार की। उसके पापा है वो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं दे रही हूँ। एट द एंड उसने क्या करा, अपने पास मुश्किल से 1 लाख रुपए बचा है, 3 लाख रुपए उसने ऐसे उड़ा दिए। ठीक है, लेकिन ये इंसिडेंट कम नहीं हो रहे। जैसे धीरे धीरे जो ब्लैक मैजिक की एक्टिविटीज है वो उसके साथ बढ़ती जा रही है, घर वालों से डिस्कनेक्टेड, अपना सब कुछ दे दिया। मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा था, जब तक तो सुन रहा था तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि ना एक काम करता हूँ, इससे फ़ोन पे बात करता हूँ एक बार। तो एक वो सारी रिकॉर्डिंग आती है ना मेरे पास, एक तरफा रिकॉर्डिंग थी इसमें, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई चीज़ मैं भूल ना गया हूँ। जब सारी चीज़ें चल रही थी उसने सारा इंसिडेंट मेरे को बता दिया कि वो
बैंगलोर से हाँ फिर वापस कैसे आई वो ये बता देता हूँ एक बार। वो हुई कैसे फ्री, तो उसकी ना एक स्नैपचैट पे किसी लड़के से बात होनी शुरू हो गई थी उस लड़की की। और वो जो लड़की थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसे कुछ याद नहीं रहता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी उसे कुछ याद नहीं रहता था। तो भाई उन्हें उसे मतलब शक कैसे हुआ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है? मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। जैसे ही कुछ भी होता था ना वो 15-20 मिनट में सब भूल जाती थी कि मेरे साथ थप्पड़ मारे गए हैं, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो स्नैपचैट पे एक लड़के से इसकी बात होती थी। ये क्या करती थी, जब भी खाना सब्जी वगैरह लेने निकलती थी तब उसको फोन करती थी, उस लड़के को बताती थी दीदी ने मेरे साथ ऐसा करा, मुझे बस इतना याद है, ऐसे करा वैसे करा। इन बिटवीन वो लड़की जितने भी साल रही ना वो मेकअप आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्किल्ड। मतलब अगर उसे कोई भी काम देगा ना वो सेलिब्रिटी को भी इम्प्रेस कर सकती है। तो वो जो स्नैपचैट वाला लड़का वो बोलता है कि तू एक काम कर, तू वहाँ से ना चली जा, अगर तू सही में मेरे से प्यार करती है ना तू चली जा। तो ये लड़की आती है, इसे पता नहीं क्या सूझता है भाई, ये उस ब्यूटिशियन को उस लड़के के बारे में बता देती है अरे कि ऐसे ऐसे स्नैपचैट पे मिला था और वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको छोड़ दूँ। तो वो जो उसकी दीदी होती है ब्यूटिशियन वो बोलती है सुन इस लड़के से ना आज के बाद बात मत करियो। एक हफ्ता वो लड़का इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ये क्या करती है उससे बात ही नहीं करती। फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, सारा पैसा उड़ा दिया है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर ये एक दिन नीचे सामान लेने उतरती है तो स्नैपचैट पे उसका कॉल आ रहा होता है बैक टू बैक, कम से कम नहीं तो 300-400 मिस कॉल पड़ी होती है हफ्ते के अंदर। ये उठाती है, बोलती क्या हुआ, बोलते है कि तुम एक हफ्ते से मुझसे बात नहीं कर रही हो। बोलती है क्या सही में? मिस कॉल देखते धड़ाधड़ मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल मिस कॉल, सब भूल गई है। एकदम से सेंसेस में आती है तो वो लड़का बोलता है कि सुन मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी बहाना मार के उस घर से निकल जा। ये लड़की एक स्पार्क आता है इसके अंदर, जैसे बोलते हैं ना भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी। ये जाके बोलते दीदी दीदी मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं घर जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे रोकना मत। फर्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ नहीं बोलती है, बैग उठा के उसके पास से निकल जाती है। अब ये लड़की घर आती है वापस। घर आने के बाद इसने बताया कि मेरा शरीर ऐसा हो गया जैसे मैं पिछले 2-3 साल से ना 24 घंटे काम कर रही हूँ, 24 घंटे। घर आने के बाद ये 6 महीने अपने घर पे रही और 6 महीने ये सोई है बस। सुबह उठी खाना खाया सो गई, शाम को उठी खाना खाया सो गई। कभी कभी तो 7-7 दिन इस लड़की ने कुछ नहीं खाया। मेरे को बोल रही कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 4 दिन कुछ नहीं खाया, फिर मैंने सोचा एक दिन और नहीं खा के देखती हूँ, मुझे भूख लगेगी नहीं लग रही। भूख नहीं लग रही है। 7 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया। फिर इसकी फैमिली वालों ने बोला तू पागल हो गई है, धीरे धीरे इसका खाना शुरू करवाया, कैसे ना कैसे चीज़ें, जूस, कभी बिस्किट्स हो गई, कभी चाय हो गई, ये हो गया। लेकिन घर में जो है ना बहुत ज़्यादा इनका आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो गया। जैसे दीदी का कॉल आता था, इन बिटवीन दीदी का कॉल आता भी था, ये नहीं उठाती थी क्योंकि वो जो स्नैपचैट वाला लड़का था उसने पूरा शील्ड बन के काम करता था, तो नहीं उठाएगी। लेकिन इसने जो बताया ना क्या होता था, इसको ना आवाज़ सुनाई देती थी अलग अलग टाइप की। जैसे अचानक से इसके पास कोई ऑर्डर दे रहा है इसे, तू वापस आ जा, तू वापस आ जा। तो ये उससे फाइट बैक कर रही है, नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। और अपने बॉयफ्रेंड को बताती थी ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ें आती है, बोलते इग्नोर कर। वो करवाती होगी वहाँ से कुछ विद्या वगैरह, तो इसके पास आती थी आवाज़ें और ये उस चीज़ को इग्नोर करती थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पैसों की दिक्कत आने लगी। 6 महीने बाद जो इसके पास पैसे बचे थे 60-70 हज़ार रह गए थे, 1 लाख रुपए थे, 30-40 फिर खर्च हो गए। इसने सोचा मुझे बैंगलोर वापस जाना चाहिए, लेकिन इस बार दीदी के पास नहीं, इस बार काम करने के लिए। तो ये एक कहीं से नोन टू से सैलून से नंबर निकलवाती है बैंगलोर में और उनसे बात करती है। मैं उनके पास रिलेटिव के पास काम करती थी, उनसे तो बिगड़ गई, आप मुझे रख लो। तो बोलते कोई नहीं आप आ जाओ हमारे पास काम कर लेना। ये बैंगलोर वापस जाती है, ये वापस जाती है, दीदी से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। दीदी से डिस्कनेक्टेड होने के बाद जिस भी सैलून में काम कर रही है ना वो बोलते चलो ये आज हमारे क्लाइंट आए हैं, इनका मेकअप करके दिखाओ, ठीक है। भाई मुझे क्या लग रहा है कि शायद दीदी का कुछ कनेक्शन यहाँ पे निकलने वाला है। देखो अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। तो वो बोलती है कि ऐसे ऐसे ये है, क्लाइंट आई है, पहले इनको आपको डील करना है। ये लड़की अपनी ब्रश वगैरह लेके खड़ी होती है और उसको देख रहे क्लाइंट को, ये भूल गई इसे करना क्या है। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्किल्ड है ये वही भूल गई करना क्या है। ये बोल रही है कि दीदी मुझे याद नहीं है क्या करना है, हाथ में ब्रश है, सारी चीज़ें मुझे करना है क्या पता नहीं है। उसे बोलते कोई नहीं तुम बैठ जाओ मैं कर लेती हूँ। वो करती रहती है, लड़की सोच में पड़ जाती है कि मैं जो अभी तक करती आ रही थी मुझे वो भी याद नहीं है। इसे पैसे का हिसाब का नहीं पता, इसे घर परिवार का नहीं पता, कुछ नहीं पता। जो ये सीख रही थी कर रही थी सब भूल गई। अब इसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। इसने क्या करा, फिर दोबारा उस दीदी को फ़ोन मिला दिया।
उसको फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे मैं वापस आ गई हूँ। तो बोलती है कि तू इतने टाइम से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। बोलती है कि मैं फ़ोन इसलिए नहीं उठा पा रही थी क्योंकि घर में दीदी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, फ़ोन वहीं रहता था, हम हॉस्पिटल में रहते थे। ये बोलते कोई नहीं, तो फ्लैट पे वापस आ जा। ये उसके दीदी के पास दोबारा चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद अब दोबारा नया गेम स्टार्ट होता है। अब ये क्या करती है, उस लड़की को स्टफ टॉय की तरह यूज़ करती है कि तू एक काम कर, उस बंदे से बात कर इंस्टाग्राम पे, इस बंदे से काम कर और इससे पैसे निकलवा। इसने एक आर्मी वाले से 3 लाख रुपए निकलवाए। इस लड़की ने उसके बोलने पे हाथ नहीं लगाने देती थी, लेकिन उससे मिलने गई और आप कैसे हो कैसे हो कैसे नहीं हो, मुझे ना मेरी फैमिली में ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ, चॉकलेट में कुछ डाला हुआ है दीदी ने, ब्यूटिशियन ने, इसने उसको खिला दिया, उससे 3 लाख रुपए निकलवा लिए, किसी से 2 लाख रुपए निकलवा लिए, किसी ने 4 लाख रुपए निकलवा लिए। चल रही है, अंत लेवल का वशीकरण चल रहा है। अब 2 दिन बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बात करूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसने बोली कि मैं टाइम निकाल के ना बाहर आई हूँ, आप मुझे बताना, मैसेज करना, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगी। मैंने सोचा यार इसको ना बचाना चाहिए, कैसे ना कुछ करके बचाना चाहिए। मैंने उससे मैसेज करा 2 दिन बाद कि अगर आपके आसपास वो दीदी ना हो तो आप मुझसे बात करना। उस लड़की ने लिखा मैं शाम को 5 बजे निकल के आपसे बात करती हूँ। मैं शाम को 5 बजे प्रिपेयर बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरी नज़र में ये था कि इस लड़की को बचाना चाहिए। शाम को 5 बजे कॉल करता हूँ मैं, तो वो मार्केट में लड़की बोलती है कि हेलो। मैंने बोला बेटा आपने ऐसे ऐसे मुझे बताया था। बोलती है हाँ 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 हाँ। मैं बोला कि फिर आगे क्या करना है। बोली आप कौन। वापस से वही चीजें स्टार्ट हो सारा चुकी हैं। सब कुछ। मैंने बोला कोई नहीं बेटा, आपको याद नहीं। आप समझ गए। मैं बोला कि कोई नहीं, आप अपना ध्यान रखो। बोली पर आप हो कौन। मैं बोला आपने मुझे अपनी सारी रिकॉर्डिंग भेजी थी। बोली नहीं, मैंने आपको नहीं भेजी, कौन हो आप। मैंने बोला आपने अक्षय वशिष्ठ का नाम सुना। बोली नहीं। मैं बोला कि आप कहाँ पर हो। बोली दीदी से पूछ के बताऊंगी।